आज से लगभग 2.58 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि लगभग आप कहो तो 26 लाख वर्ष पूर्व एक पीरियड, एक काल शुरू होता है, एक युग का शुरुआत होती है, जिसको आप बेसिकली प्लीस्टोसीन कहते हो जियोलॉजिकल टर्म में। एक इपॉक है, और अगर उसको सरल भाषा में आप कहो तो आप उसको आइस एजेस भी कहते हो, या फिर हिंदी में उसको हिमयुग हम कहते हैं। अब ये हिमयुग काफ़ी लंबे समय तक चला, और दुनिया का एक अच्छा खासा जो रीजन है, जो इलाका है, इस हिमयुग के अंदर में, आइस एज के अंदर में बर्फ से पूरी तरीके से ढका आपको देखने को मिलता था। ऑलराइट, अब इस तरीके के एनवायरनमेंट में कई प्रकार की जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती थी वो पॉसिबल नहीं थी। तो इंसान किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज था? हंटिंग गैदरिंग कर लेता था, कलेक्शन कर लेता था। इस तरीके की एक्टिविटीज़ वो लंबे समय तक, कुछ लगभग अगले 25.5 लाख साल तक वो करता है। लेकिन आज से कुछ 11,000 साल पूर्व ये जो आइस एज है, हिमयुग है, इसका एक अंत आ जाता है ना, और एक नया इपॉक, एक नया काल शुरू होता है, जिसको आप जियोलॉजिकल टर्म्स में होलोसीन कहते हो, और दी रीसेंट इपॉक भी इसको हम कहते हैं। लगभग 11-12 हज़ार साल के आसपास ये होलोसीन का जो काल है वो शुरू होता है, और टेम्परेचर के अंदर में आपको एक बेहतरीन राइज देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। दुनिया भर में जो कंडीशन है, जो एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा, क्लाइमेट जो है वो सूटेबल हो जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर एंड लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज़ जो कि पॉसिबल नहीं थी। कब? हिमयुग के समय में, आइस एज के समय में। तो इंसान कई सारी नई चीज़ों को ट्राई करना शुरू करता है। ऐसा नहीं कि हंटिंग गैदरिंग खत्म हो गई थी, कलेक्शन की इकोनॉमी खत्म हो गई थी, वो सारी भी साइड बाय साइड चल रही थी, बट हमारा एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट अदर इकोनॉमिक मीन्स ये स्टार्ट हो जाता है, और लोग हर्डिंग की जो एक्टिविटीज़ है, पेस्टोरलिज्म की जो एक्टिविटीज़ है ना, एग्रीकल्चर की लेटर फेज में जो एक्टिविटीज़ है, इनको शुरू कर देता है, इनके भी स्टार्ट हो जाता है। अब पेस्टोरलिज्म की अगर आप बात करो तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एवेन्यू है। हम कह रहे हैं कि इसका जो आरंभ है वो लगभग आज से 12-13 हज़ार साल पहले शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। इंडिया के अंदर में कई सारे ऐसे ग्रुप हैं, है ना, जो कि सेमी नोमैडिक है, नोमैडिक है, जो कि पूरी तरीके से इस पेस्टोरलिज्म की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कोई खेती के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, वैसे कई जो होते हैं वो ये पशुपालन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, पेस्टोरलिज्म, हर्डिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हरियाणा वगैरह के रीजन में आप जाओगे, उत्तर प्रदेश के रीजन में आप जाओगे, कई सारे ऐसे ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। हमारे रूरल इकोनॉमी के एक समय पे अभी तक एग्रीकल्चर के साथ ये बैकबोन मानी जाती है, पेस्टोरलिज्म, हर्डिंग को। लेकिन हाल ही में यूनाइटेड नेशन की एक अलार्मिंग रिपोर्ट यहाँ पर आई है, जो बता रही है कि इंडिया के जो पेस्टोरलिस्ट हैं उनकी कंडीशन कुछ इतनी बेहतर नहीं है ना। तो आज इसी टर्म्स में हम यहाँ पर बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में ये मेरे ख्याल से अभी 22 मई को अखबार में प्रकाशित भी हुआ, तो अगर आपने लेख पढ़ा होगा तो डेफिनेटली यू विल बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह, और बात करते हैं हम एक एंथ्रोपोलॉजिकल कम इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में इस रिपोर्ट की, जो कि यूनाइटेड नेशन ने जारी की है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, ये तो ऑनलाइन कॉपी है, अगर आप फिजिकली भी पढ़ते हो तो भी आपने इस आर्टिकल को देखा होगा। शुरुआती ही पन्नों के मेरे ख्याल से 5वें-7वें पन्ने के आसपास आपको ये देखने को मिला होगा कि पेस्टोरलिस्ट इन इंडिया नीड बेटर एक्सेस टू लैंड एंड राइट रिकॉग्निशन, ये यूएन की रिपोर्ट कहती है ना। तो पेस्टोरलिस्ट हमने बताया क्या है और ये कब शुरू हुए। इंडिया में गुजर से लेकर के जो कई सारी और ट्राइबल्स ग्रुप जो आपको देखने को मिलते हैं, कई नॉन ट्राइबल ग्रुप भी वो डायरेक्टली इस पेस्टोरलिज्म की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इनको थ्रेट किस बात से है, ये जानने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि रिपोर्ट क्या कह रही है। रिपोर्ट ने बेसिकली एक अलार्मिंग सिचुएशन को दर्शाया है, जो कहती है, हाईलाइट करती है कि पेस्टोरलिस्ट एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी के तरफ है, इंडिया के अंदर में उनकी हालत हुई जा रही है ना, यानी काफ़ी मार्जिनलाइजेशन उनका हुआ है, एक डिप्रेस वर्ग के तौर पे वो बढ़ रहे। उनके जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, राइट पर्टेनिंग टू द लैंड यूज एंड लैंड राइट, ये भी काफ़ी ज़्यादा उनके थ्रेट के अंदर में है ना, और ये कंडीशन डे बाय डे और वर्सन होती जा रही है। जो ग्रासलैंड है, यहाँ पर एक मूलभूत जो कवरेज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में आई है, वो इस चीज़ को भी बताती है कि जो ग्रासलैंड है हमारे यहाँ पर, हमारा देश के अंदर, इसको ऑल्दो वी आर कंसीडरिंग एज अ थ्रेटेंड इकोसिस्टम, हम ये मान रहे कि ये थ्रेटेंड इकोसिस्टम का हिस्सा है ना, खतरे के नज़र से हम इसको वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। ऑलराइट, बट वर्चुअली हमारा इसको एक नज़रअंदाज करने की टेंडेंसी रही है पास्ट कई सारे डेकेड्स में। क्यों? बिकॉज हमारा जो ध्यान जब भी हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वो पेड़ों के ऊपर है, जंगलों के ऊपर है ना, लहलाते जो जंगल आपको देखने को मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट जो है, उनके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। और जो डेंस वेजिटेशन कवर वाले रीजन्स हैं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट वो होते हैं। तो ऑल्दो हम इस फैक्ट को तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये ग्रासलैंड जो है ये थ्रेटेंड है, खतरे में है, बट हम इनको एक तरीके से नज़रअंदाज करते आए हैं। किसकी वजह से? फॉरेस्ट के एरियाज की वजह से। वो भी इंपॉर्टेंट है, बट एक को ओवर प्रायोरिटाइज करना और दूसरे को अंडर प्रायोरिटाइज करना, ये थोड़ा सा पक्षपात वाला
बायस्ड वाला सिनेरियो यहां पर बनता आपको देखने को मिलता है। कई बार ये ग्रासलैंड के जो एरियाज होते हैं इनको एफोरेस्टेशन की ड्राइव के द्वारा पूरी तरीके से कोशिश की जाती है कि आप पूरा वेजिटेशन कवर यहां पर दिखा दो, जितने हो सके पेड़ यहां पर लगा दो ताकि वो ग्रासलैंड रह ही ना जाए, है ना। अब ग्रासलैंड की भूमिका क्या है, पेस्टोरल इकोनॉमी के अंदर में कई सारे एनिमल्स हैं, लाइफ स्टॉक एनिमल जिनको बेसिकली आप कहते हो, कई सारे कैटल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिनका जो आहार है वो क्या है, ये ग्रेजिंग के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, है ना। जैसे हम और आप खाने के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो ग्रेजिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, चरते हैं, जिसको हिंदी में द टर्म यूज्ड, ऑलराइट। और उनको जो उनके मालिक हैं या फिर उनके जो पालक आप कह सकते हो, जो उनकी रक्षा करते हैं, देखते हैं, उनको संभालते हैं, उनको आप चरवाहे भी कई बार कहते हो। एक ग्रुप के टर्म के कनोटेशन में भी इस टर्म का वहां पर यूज किया था, चरवाहास का, ऑलराइट। सो इट इज नॉट ओनली आप कह सकते हो कोलोकियल लोकल टर्म नहीं है, बट इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मायने में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अब ये जगहें, जब ये ग्रेजिंग लैंड ही नहीं रहेगा तो फीड किसके ऊपर है, और फीड अगर सही से नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के जो हम कई सारे प्रोग्राम चला रहे हैं, कई स्कीम जिसका भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये सब आप कैसे, इसका क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी, है ना। क्योंकि हम तो डिपेंड कर रहे हैं, जो हमसे मतलब है जो लाइफ स्टॉक के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कई सारे रूरल इंडिया से लेकर के अदरवाइज ऑल्सो कई सारे जो लोग हैं वो इस लाइफ स्टॉक के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। पोल्ट्री भी इसके अंदर में इंक्लूडेड होती है, ऑलराइट। बट लेकिन मुर्गियों को जाहिर सी बात है वहां पर ग्रेजिंग की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, बट डेफिनेटली जो अदर एनिमल्स इस लाइफ स्टॉक के अंदर में आते हैं उनको तो जरूरत है, इन ग्रासलैंड की जरूरत है। तो आप इनको कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, फॉरेस्ट एरियाज में, प्लांटेशन की ड्राइव लगा रहे हो, और जो थ्रेटेंड है उसको आप ओवरलुक कर रहे हो कि वो तुम्हारी प्रायोरिटीज है नहीं, क्योंकि कोई इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करता है। जो इन्वायरमेंटलिस्ट भी होते हैं उनका जो मेजर कंसर्न रहता है वो है कि पेड़ बचाओ, वृक्षारोपण करो, पेड़ों को काटने से रोको, जंगलों को बचाओ, है ना। पर ग्रासलैंड के लिए आपको किसी तरह का ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिलता है। और एक आर्टिकल के अंदर में एक हेडिंग भी है जिसको हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, कि अगर कोई एक बहुत पुराना पेड़ कटता है 100 साल पुराना, तो हमारे अंदर से कई सारे इमोशंस को जगाता है, क्योंकि हमारी कई सारी जनरेशनल मेमोरीज भी उसके साथ जुड़ी होती हैं, ऑलराइट। बट ग्रासलैंड का जब एक कन्वर्जन होता है या फिर उसका जब एक नजर अनदेखी होती है तो उसके ऊपर कोई शायद उतनी आवाज नहीं उठाता, हम बहुत कम ही ऐसा सुनते हैं, है ना। और इसका नतीजा है कि देश के अंदर में आज 5% से भी 5% से भी कम जो ये ग्रासलैंड है ये प्रोटेक्टेड एरियाज के अंतर्गत में आते हैं। यानी कि उस प्रोटेक्टेड एरियाज, बहुत सारे एरियाज को हमने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया है, उनके कंजर्वेशन के लिए मुहिम हमने चलाई हुई, उसके अंदर में सिर्फ 5% या उससे भी कम ये ग्रासलैंड के एरिया आपको आते हुए देखने को मिला है। अब जब उनको प्रोटेक्शन ही नहीं मिल रही तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उनकी कवरेज कम होती जाएगी, तादाद कम होती जाएगी, है ना। और वैसा ही हुआ भी है, 18 मिलियन हेक्टेयर से 12 मिलियन हेक्टेयर पे आ गया है ये 10 साल के टाइम फ्रेम। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपको एग्जैक्ट आंकड़ों के टर्म्स में यहां पर बात करें तो 6 मिलियन का यहां पर आपको लॉस देखने को मिल रहा है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों के अंतर में, 10 ईयर्स के अंदर में हमने लगभग 6 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ग्रासलैंड को यहां पर खो दिया। अब ये बात आती है कि यहां पर आर्टिकल के अंदर में जब आप आर्टिकल को पढ़ोगे तो बार बार ये टर्म रेंज लैंड यहां पर लिखा हुआ है ना। तो आप में से जो तैयारी कर रहे हो, ज्योग्राफी को पढ़े होगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी को पढ़ते होगे, तो आई थिंक आपको पता होगा रेंजलैंड, या फिर बेसिक आपकी क्लियर होगी अगर बचपन में आपने पढ़ा है। तो रेंजलैंड बेसिकली क्या है, लो वेजिटेशन कवर वाले बेसिकली एरिया होता है जिसके अंदर में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो। आप ग्रास लैंड, जो श्रब लैंड है, जो आपके डेजर्ट्स होते हैं, सेमी एरिड लैंड जो होते हैं, माउंटेन के पास्चर्स होते हैं, है ना, प्लेट्यूज जो होते हैं, इन सबको आप करते हो जिसके ऊपर बेसिकली लाइफ स्टॉक डिपेंड करते हैं, है ना, जिसको ग्रेस करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इमेजेस को भी वहां पर ऐड किया हुआ है, 2 कंट्रास्टिंग आपको इमेजेस पिक्चर देखने को मिल रही है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि 80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का पूरा जो एरिया दुनिया भर का है ये रेंजलैंड का है। और परसेंटेज ऑफ कवरेज के टर्म्स में अगर आप बात करो तो दुनिया के टोटल भूभाग का, लैंड सरफेस का 54% यानी कि 54% अकाउंट करता है। इतनी ज्यादा इसके है। अब सिग्निफिकेंस की, इसकी जरूरत क्या है, हाँ ये फीड करेंगे वो तो समझ में आ रहा है, बट इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर एक्टिंग एज द इन्वायरमेंट सेवियर। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ये वर्क कर रहे हैं, है ना। किस प्रकार से ये एक कार्बन सिंक का काम करते हैं, सॉइल इरोजन को, डिग्रेडेशन को, डेजर्टिफिकेशन को, डिनोटिफिकेशन को, इसको प्रिवेंट करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गई पहले पार्ट की बात। अब पेस्टोरलिस्ट इन इंडिया की आप बात करो, हमने कहा कि जैसे अलग अलग तरीके की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्थाओं के अंदर में बहुत तरीके के लोग काम करते हैं। आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखने को मिल रहा है, सर्विस सेक्टर देखने को मिल रहा है। आज भले जीडीपी के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्शरी और सर्विस सेक्टर से काफी ज्यादा आपको आते हुए देखने को मिल रहा है, पर अगर आप एंगेजमेंट ऑफ द पीपल की बात करते हो, लोग कहां कितने लगे हुए हैं, तो वो एग्रीकल्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना। इतना वास्ट नंबर लगा हुआ है। एग्रीकल्चर के साथ साथ ये जो एक्टिविटी होती है
पेस्टोरलिज्म, हर्डिंग की, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट की, वो काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड, काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, खासकर रूरल इंडिया के अंदर में, तो इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी हम जीडीपी की टर्म्स में भी यहाँ पर बात करें कि देश की टोटल जो नेशनल जीडीपी है उसका 4% जो हिस्सा होता है वो कहाँ से आता है, इस लाइफ स्टॉक सेक्टर से आपको आते हुए देखने को मिलेगा। लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है 4% देश की नेशनल जीडीपी के अंदर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये तो टोटल जीडीपी की बात होगी। अगर आप पर्टिकुलरली रूरल या एग्रीकल्चरल जीडीपी के अंदर में देखोगे तो इसका शेयर और बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल जीडीपी के अंदर में इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 26% है, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है। और इस परसेंटेज के टर्म से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि नंबर ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन दिस। आपको लगेगा कि हाँ 4% बहुत ज्यादा नहीं है जीडीपी का, बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे एरियाज हैं जो कि अकेले इससे कई ज्यादा कर रहे हैं, है ना, बट उसके अंदर में लोगों की जो एंगेजमेंट है और यहां पर जो लोगों की एंगेजमेंट है उसको आप देखोगे तो कई सारी जिंदगियां इसके साथ, कई सारी लाइफ जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। रियरिंग, प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, बेसिकली ये सारी चीजें इस पेस्टोरलिज्म के अंदर में आती है। और हमारे लिए, हमारे देश के लिए तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? बिकॉज दुनिया भर की जो आबादी आपको देखने को मिल रही है लाइफ स्टॉक की, उसका 20% जो हिस्सा है आउट ऑफ द इंटेलेक्ट, पूरी दुनिया में इतनी सारी देश है ना, और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे दुग्ध उत्पाद किया जाता है, बहुत सारे देश है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छा खासा है, बाकी कई सारे देशों को आप देखते हो, बट उसमें से 20% जो लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन आई मीन, वो इंडिया में आपको देखने को मिल रही होती है। अब क्या इसका एक सिग्निफिकेंस और है कि हम इसको नजरअंदाज तो करते जा रहे हैं, यूएन की रिपोर्ट कह रही है, बट हाल फिलहाल के समय में नजर अनदेखी हुई है और आपको देखने को मिला है कि बहुत एक 6 मिलियन हेक्टेयर का लॉस भी हुआ है, बट हम धीमे धीमे करके इसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। गलतियां करना एक बात है, गलतियों से ना सीखना वो उससे बड़ी बात होती है। अगर आप सीखते नहीं हो, ऑलराइट, आप शाहरुख खान से पूछते हो, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, किसी से पूछते हो, एक कॉमन लाइन है, कहीं से उन्होंने पढ़ी है या फिर जो भी है, लेकिन बहुत सारे लोग को आपने कहते हुए सुना होगा कि फेलियर टीचेस यू मच मोर देन सक्सेस विल एवर टीच यू। नाकामी जो है, सफलता जो है, आपको लाइफ में बहुत सिखाएगी कंपेयर टू व्हाट सक्सेस कैन एवर टीच यू। ऑलराइट, तो हमने जो गलतियां की, जो नजरअंदेखी की, उससे क्या हमने कुछ सीखा? ये जो ग्रासलैंड्स हैं इनके कंजर्वेशन के लिए या फिर जो लाइफ स्टॉक का मैनेजमेंट है उसके लिए कुछ किया हमने? पेस्टोरल जो कम्युनिटीज है, हर्डिंग कम्युनिटीज है, उनके लिए कुछ किया? तो बिल्कुल किया। सबसे पहले तो एफआरए ऑफ 2006 के अंदर में जो कई सारे लैंड राइट है ना, लैंड राइट जो है और ग्रेजिंग जो राइट है, इसको पूरे हर एक कंट्री के कोने कोने में क्या किया गया? ग्रांट किया गया। और कई तो सारी ऐसी ट्राइब है जिनको क्लासिकली यहां पर इससे बहुत सारा हाईकोर्ट का कई सारे जजमेंट आए हुए हैं, जिन्होंने कई बार आप देख रहे हो कि स्टेट थोड़ी सी नजरअंदेखी कर रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से थोड़ी नजरअंदेखी हो रही है, हाईकोर्ट को कई बार, हायर कोर्ट जो है उनको वहां पर स्टेप इन करना पड़ा और ये ग्रांट्स देने पड़े, ये राइट्स उनको देने पड़े। तो एफआरए 2006 वाज अ बिग एक्ट, क्योंकि अंग्रेजों के समय आप देखते हो जब अंग्रेज देश के अंदर में आए तो उनका क्या था? एक फाइनेंशियल कॉमर्शलाइज्ड आउटव्यू था, है ना, वो कोई यहां पर जन सेवा करने के लिए नहीं आए थे। ऑलराइट, हर चीज के पीछे कॉमर्शियल एजेंडा उनके दिमाग में होता था कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, वहां से क्या कर सकते हैं, मुनाफा कहां से हम पा सकते हैं। तो उन्होंने बहुत तरीके के पैतरे को अपनाया और उनका इंटरेस्ट जब फॉरेस्ट एरियाज के ऊपर आया, ये जो इस तरीके के कई सारे जो ग्रासलैंड एरियाज होते हैं, कई बार यहां पर क्या होता था कि बहुत सारे जो पीजेंट कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज, फोक कम्युनिटीज होती हैं, वो यहां पर रहती थी। कई तरीके की नोमैडिक ट्राइब्स जो होते हैं, जो कि एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, मोस्ट ऑफ द पेस्टोरल ग्रुप, हर्डर ग्रुप जिनको आप देखते हो आर्कियोलॉजिकली, वो क्या है, उनके अंदर में आपको सेमी नोमैडिज्म का फिनोमेना देखने को मिलता है। सेमी नोमैडिज्म क्या होता है? थोड़े समय तक आप एक जगह पे रहे, जब सारी ग्रेजिंग कर ली, पूरा जो ग्रासलैंड था या पास्चर लैंड जो था जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे आपके कैटल, लाइफ स्टॉक सारे, वो जब आपका पूरा खत्म हो गया तो आप दूसरे एरिया में जाओगे, है ना। तो नोमैडिक तो है बट सेमी नोमैडिक, यानी कि थोड़े समय तक आप, अच्छे खासे समय तक, जब तक ग्रासेस वगैरह है वहां पर एक जगह पर रुक रहे हो, ग्रासेस खत्म हुई आप दूसरे एरिया में वहां पर चले गए। तो सोमैडिक, सेमी नोमैडिक जो लाइफस्टाइल है, ये कई सारे ट्राइबल ग्रुप रखते थे और वो इस तरीके के फॉरेस्ट एरिया, ग्रासलैंड के आसपास में पाए जाते थे। अब इनको एक थ्रेट की तरह अंग्रेजों ने पाया कि भाई जब तक ये रहेंगे और इनके प्रेजेंस से हम अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज को उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, जो लैंड का यूटिलाइजेशन है, फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स है, हम उसको उतनी बेहतर तरीके से इस रिसोर्स को हार्नेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है? पहले तो इनको साइडलाइन करना है। तो क्या करें? उन्होंने सीक्वेंशियल वे में सबसे पहले ठगी एंड डेकॉइटी एक्ट को लाया 1920s के डेकेड में, 1930s के डेकेड में इनफैक्ट, ऑलराइट। और इसके बाद सिलसिलावर तरीके से सीआरपीसी को लाया, आईपीसी, सीआरपीसी दोनों को लाया 60-61 में, 1861 1860, ठीक है, 18
30s के समय में ठगी रिकॉर्टी एक्ट लाया, उसके बाद थोड़ा और स्ट्रिंजेंट लॉ लाया आईपीसी सीआरपीसी के फॉर्म में। अब ये भी पर्याप्त नहीं तो उन्होंने क्या किया, सीटीए एक्ट ऑफ 71 लाया, 1871 क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। कई सारी जनजातियों को उन्होंने घोषित कर दिया कि ये तो सिलसिलावार तरीके से, ये एक दो नहीं, इनके यहाँ पूरी ट्राइब जो है वो क्रिमिनल है। ऐसी ट्राइब को बाद में देश की आजादी के बाद क्रिमिनल टैग हटा दिया गया और आज हम उनको डीएनटीज या फिर डीनोटिफाइड ट्राइब कहते हैं। डेली क्राइम्स करके एक वेब सीरीज आई थी थोड़े समय पहले, उसके अंदर में भी आप इन डीएनटीज को देखे होगे, है ना। देश के अंदर में आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, कई सारे ऐसे जो एक्स क्रिमिनल ट्राइब जिनको आज हम क्रिमिनल टैग नहीं अटैच करते हैं बिकॉज इट्स नॉट करेक्ट, ऑलराइट, सो हम वहां पर डीएनटीज का टर्म यूज करते हैं। तो ऐसी कई सारी डीएनटीज जो काफी अच्छा कर रही है सिविल सेवा के अंदर में। मीनास की कम्युनिटी को आप देखोगे, देवर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस एक्स क्रिमिनल ट्राइबल लिस्ट जिसको अंग्रेजों ने वहां पर बनाया हुआ था, है ना। क्यों? क्योंकि आप एक मेंबर की जगह पूरे ग्रुप को वहां पर करोगे और एक उनके ऊपर टैग लगा दिया, आपको जरा से भी कोई शक हुआ, कोई तरीके की एक्टिविटी हुई, आपने सीधे उनको किया, तो आप एक तरीके से धीमे धीमे उनके एरियाज से उनको हटाते जा रहे थे, इविक्ट करते जा रहे थे, है ना, नहीं तो जेल में भरते जा रहे थे। दूसरा क्या, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाने लगे और एक के बाद एक फॉरेस्ट राइट एक्ट भी इसी के साथ 70s 80s के आसपास कई सारे फॉरेस्ट लेजिस्लेशन आने शुरू हो गए। लेकिन जो एक बड़ा एक इफेक्ट आया वो 1927 के फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू आया, जहां पर कई प्रकार के स्ट्रिंजेंट प्रोविजन लाए गए। जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, रेंजर्स हैं, उनको भी स्ट्रिक्ट निगरानी के लिए बोल दिया गया। और इसका जो अलग अलग सेक्शन थे, सेक्शन 67, सेक्शन 68 को अगर आप देखते हो तो वहां पर क्या किया गया, वहां पर बिना वारंट के अरेस्ट करना, और अगर आप कैटल को ग्रेज कराते हुए पाए गए कि आप कोई भी प्रकार के जानवर को यहां पर ग्रेजिंग के लिए ले जा रहे हो, तो उनको, आपकी कैटल को, जो कि आपकी पूरी पूरी संपत्ति है, उसी के ऊपर आपकी लाइफ डिपेंड करती है, उसको क्या कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। जैसे गाड़ी मोटरसाइकिल होती है ना, आप कई बार पकड़े जाते हो बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के उछल कूद करते हुए, तो गाड़ी को सीज कर लेते हैं, वैसे ही कैटल को सीज किया गया, है ना। कैटल ट्रेसपासिंग एक्ट के अंदर में प्रावधानों को बदला गया और कैटल को जब्त कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस लाए गए और ये सिलसिला इवन आजादी के बाद भी चलता रहा। बहुत बड़ी राहत नहीं मिली उन ट्राइबल्स को, इन ग्रुप्स को। 80s के दशक में, मिड 80s के दशक में भी जो लेजिस्लेशन आए, जो अमेंडमेंट्स आए, वो भी ऐसा ही करते रहे। बाद में 2006 का जो एक्ट था, इसने एक मेजर शाय ऑफ रिलीफ दिया इन ट्राइबल ग्रुप्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट 2014 में जो आपका लाइफ स्टॉक मिशन है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, 2014 में इसको लाया गया और ये फोकस करता है टू अचीव द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर्स इंक्लूडिंग दी पोल्ट्री भी यहां पर इंक्लूडेड है। तो इसको बढ़ावा देने की यहां पर कोशिश की गई। मेजर जो फोकस है वो लाइफ स्टॉक को इंप्रूव करने के ऊपर है, साथ ही साथ जो प्रोडक्टिविटी है लाइफ स्टॉक की उसको बढ़ाना है, अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉडर ये भी आपको बढ़ानी है, और साथ ही साथ जो एनिमल की हेल्थ है इसको बढ़ाते हुए आप किस प्रकार से जो मार्केट की एक्सेस है फॉर दी लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट, इसको किस तरीके से और ज्यादा बेहतर कर सकते हो। तो लाइफ स्टॉक मिशन ने भी काफी ज्यादा हेल्प की है। ये एक सबब हमने लिया, कुछ अच्छी एक्ट्स लेजिस्लेशंस को यहां पर लाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसको लाया गया। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर आप इसको देखते हो और लगभग 15,000 करोड़ रुपए का फंड इसके तहत मुहैया कराया गया फॉर द इन्वेस्टर। जो कि इन्वेस्टर का मतलब क्या है, इन्वेस्टर जो कि किसी भी प्रकार के एक फैसिलिटी को पर्टेनिंग टू दी लाइफ स्टॉक यूजेस वहां पर खड़ा करते हैं या फिर पुरानी फैसिलिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उनके लिए यहां पर क्या किया गया, फंड को अरेंज किया गया। ऑलराइट, और ये आता किसके अंदर में, आत्मनिर्भर भारत जो स्टिमुलस पैकेज था उसके अंदर में ये राशि को रखा गया। ठीक है, इसका भी जो मेजर फोकस है वो क्या है, मिल्क और मीट प्रोसेसिंग को, कैपेसिटी को आपके बढ़ाना। लास्टली जो हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेयरी प्रोडक्शन, इसके अंतर्गत भी, ये भी 2014 के अंदर में आया और यहां पर भी हमारा फोकस क्या है कि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन करना है हमको। इंडिजीनियस जो कैटल या फिर जो हमारे बोवाइन है ना, इनका हमको क्या करना है, डेवलपमेंट और जो कंजर्वेशन है, दोनों चीजों को करना है। और आप इनहेंस करना चाहते हो मिल्क प्रोडक्शन को, साथ ही साथ जो डेयरिंग है इसको रूरल पीपल के लिए मोर रीन्यूमरेटिव बनाना चाहते हो, यानी कि उससे ज्यादा कमाई हो पाए, उनको जो प्राइजेस हैं जो मिल रहे हैं, है ना, वो उनको थोड़े ज्यादा मिले, जिससे उनकी लाइफस्टाइल या फिर आप लाइफस्टाइल क्या, उनकी जो जिंदगी है उसको आप थोड़े तरीके से फाइनेंशियली बेटर कर पाओ। सो कंसर्न है, रिपोर्ट उस कंसर्न को दिखाती है। खासकर लाइफ स्टॉक के टर्म्स में तो हमने काफी सारी चीजें की है, बट ग्रासलैंड का जो कंजर्वेशन है, ज्यादा से ज्यादा एरिया को प्रिजर्व्ड एरियाज के अंदर में लाना, ये जो कुछ काम है ये बचे हुए हैं और आशा हम यही कर सकते हैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर में इसके ऊपर भी एडिक्वेट स्टेप्स को लिया जाए। अब ऐसी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को जो कि आपके, अब इसका एक रेलिवेंस क्या है ये भी आप समझ लो कि सर पढ़ लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आप में से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग तो जनरल नॉलेज के लिए भी जानना चाहते हो चीज़ों को, कुछ जो आप में से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अलग तरीके के परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हो, तो वहां पर अगर आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंदर में
मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आपका आ चुका है ऑन दी पेस्टोरल कम्युनिटीज अपॉन ऑफ इंडिया। इसमें इनका आपको जिक्र करना होता है, कई बार इनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, उनको भी बताने होते हैं। प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए तो हमने यहाँ पर कवरेज नहीं की है, बिकॉज ये रिपोर्ट के ऊपर मेजर कवरेज थी। कैरेक्टरिस्टिक वाला जो पोर्शन है ये आपका इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज पार्ट ऑफ द सोशल एंथ्रोपोलॉजी, वो उसके अंदर में आता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ इकोनॉमी के टर्म्स में भी आप देख सकते हो कि जो लाइफ स्टॉक सेक्टर की इकोनॉमी है उसके टर्म्स में भी दिस इंफॉर्मेशन कैन बी एडेड। तो दो पर्सपेक्टिव आपके कवर हो रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन हमने कहा कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आप मेजर फोकस रखते हो, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है।